हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक नेचर ऑफ लाइट। यानी कि रे ऑप्टिक्स का एक दूसरा चैप्टर यहाँ पे अपने सिलेबस में बनाया गया है। उसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो अपना प्रकाश है उसकी नेचर किस प्रकार की है। ठीक है, ये प्राचीन समय से ही ये जिज्ञासा रही है विद्वानों के दिमाग में या सबके दिमाग में कि ये प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति का मतलब है कि प्रकाश दिखने में कैसा होता है, प्रकाश हमारे तक आता है तो किस रूप में आता है, सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है, उसका कोई पार्टिकल्स आता है या नहीं आता है, इत्यादि बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। ठीक है, तो ऐसे प्राचीन काल से ही लाइट के बारे में अलग अलग मत थे, विचार थे। ठीक है, तो इन मतों को ध्यान में रखते हुए ही फिर 1600 के आसपास यानी कि 1675 के आसपास न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया। न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया कि प्रकाश है वो आपका कणों के रूप में आता है। ठीक है, कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। यानी कि कोई भी आपके पास में प्रकाश स्रोत है, उससे जो उत्सर्जित होने वाला प्रकाश है बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे सूक्ष्म कण है, उनके रूप में उत्सर्जित होकर हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये मत था किसका था? न्यूटन का था। और वैसे भी हम बात करें कि प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, माध्यम में भी गमन कर सकता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है, ठीक है, व्यतिकरण ध्रुवण होता है, इत्यादि इस प्रकार की घटनाएं ये प्रकाश से संबंधित है। बट हमारे सामने एक दुविधा आएगी कि कुछ जो अपने जो थ्योरीज है, कुछ जो सिद्धांत हैं, तो वह प्रकाश की कण प्रकृति को संतुष्ट करते हैं और कुछ हैं वो प्रकाश की तरंग प्रकृति को। कहने का मतलब है कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम बस एक ही सिद्धांत के द्वारा उनको सोल्व कर सकते हैं, दूसरे सिद्धांत के द्वारा सोल्व नहीं कर सकते। तो अब कौन से सिद्धांत को हम गलत माने और कौन से सिद्धांत को हम सही माने, ये हमारे सामने एक दुविधा बनी हुई रहती है। ठीक है, तो इसका भी हम निराकरण करते हैं मॉडर्न सिद्धांत के अनुसार। तो चले हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश पता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो सकता है। जैसे कि आपके पास में मान लीजिए कि गन है और गन से आपने उसका गोली चलाई, तो गोली यहां से निकलकर वहां सामने लक्ष्य तक पहुंची, तो लक्ष्य तक पहुंची तो गोली के पास में क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, जो यहां से जो ऊर्जा है वह ये वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर और आगे तक संचरित हो रही है। इसी प्रकार से प्रकाश है वो भी किस प्रकार से संचरित होता है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपना जो रे ऑप्टिक्स का जो एक अन्य पार्ट है वो है प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट, अपने 12th स्टैंडर्ड तक। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, कणिकावाद सिद्धांत। ठीक है, न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत लगभग 1775 में दिया। ठीक है, उन्होंने बताया कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वह असंख्य बहुत सारे सूक्ष्म कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। प्रकाश वो कणों के रूप में उत्सर्जित होता है। यानी कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं या फिर किसी प्रकाश स्रोत को देख रहे हैं, तो प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित होने वाला प्रकाश है वो बहुत सारे हल्के हल्के सूक्ष्म कणों के रूप में उत्सर्जित होगा और वो हमारी आंख की रेटिना को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है ये कुछ घटनाओं की व्याख्या कर सकता है बट कुछ घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता। इसलिए ये इस सिद्धांत को हम सर्वमान्य नहीं मान सकते। बट उस जमाने में तो यानी 1675 के आसपास में तो इस सिद्धांत को सबने मान लिया था कि हाँ भाई प्रकाश वो कण के रूप में चलता है। बट इसके पश्चात कुछ दिनों के बाद यानी कि 3-4 साल बाद एक दूसरे वैज्ञानिक हुए, हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेन ने बताया कि प्रकाश वो कणों के रूप में नहीं चलता है, वो किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। अब तरंग क्या होती है आपको पता ही है, 11th क्लास में आपने भरपूर मात्रा में पढ़ रखा है इसके बारे में। तो हाइगेन ने बताया कि प्रकाश वो तरंग सिद्धांत के का पालन करता है, प्रकाश वो तरंग सिद्धांत के अनुसार ही चलता है। और हाइगेन ने इसको सिद्ध करने के लिए प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन इत्यादि घटनाओं की जो जानकारियां हैं इस तरंग सिद्धांत के आधार पर हमें बताई। बट
उस जमाने में न्यूटन का दबदबा होने के कारण, यानी कि न्यूटन है, न्यूटन नाम ज्यादा प्रचलित था, न्यूटन के लोग ज्यादा मानते थे। कहने का मतलब यह है कि न्यूटन का ज्यादा दबदबा होने के कारण हाइगेन सिद्धांत को कोई ज्यादा इज्जत नहीं दी गई, ज्यादा इसको तवज्जो नहीं दिया गया। लोगों ने ये कणिकाई सिद्धांत माना। 1801 के आसपास हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उसके आधार पर यंग ने व्यतिकरण की व्याख्या की। यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या की। व्यतिकरण प्रभाव को समझाने में ये तरंग सिद्धांत काम में लिया। तब जाकर इस प्रकाश के जो तरंग का जो हाइगेन सिद्धांत है इसको मान्यता मिली। कब जाकर मिली? 1801 में मिली। पहले लोगों ने नहीं माना था क्योंकि न्यूटन ज्यादा प्रभावी थे, ज्यादा प्रभावी नहीं थे, इसलिए लोगों ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है। और फिर जाके 1801 के आसपास यंग ने व्यतिकरण के बारे में बताया। तब जाकर हाइगेन के तरंग सिद्धांत को मान्यता मिली। यानी कि प्रकाश अब लोगों के दिमाग में आ गया कि प्रकाश वो तरंग के रूप में चलता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण के रूप में उत्सर्जित हो रहा है। हाइगेन और आपका जो यंग है, इन दोनों ने कहा कि प्रकाश वो तरंग के रूप में चलता है। ठीक है। बट अब लोगों ने मान लिया कि प्रकाश वो तरंग के रूप में चलता है। तो उसके बाद में यानी कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के पश्चात यंग आए और यंग के पश्चात 1873 के आसपास मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। यानी कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार है प्रकाश वो तरंग के रूप में चलता है। बट प्रकाश है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब है कि जो आपकी तरंग होगी इसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के घटक होंगे। यानी त्रिविमीय होगी कुछ इस प्रकार से। यानी कि ये आपका ई घटक है और ये आपका बी घटक है। ठीक है। तो मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है। और इसके आधार पर प्रकाश के समझाने के लिए इस प्रकार का एक विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर मैक्सवेल ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है। यहाँ पर जो ई घटक होता है वह ज्यादा प्रभावी होता है। ई घटक होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। यानी कि हमें वस्तुएं जो दिखाई पड़ती हैं प्रकाश के कारण वो ई घटक के कारण दिखाई पड़ती है, क्योंकि ई घटक है वो बी की तुलना में क्या होता है? ज्यादा प्रभावी होता है। यानी कि ई घटक अपनी आंख की रेटिना को ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी चलती गई, लगातार चलती गई, बट कहानी का अभी तक अंत नहीं हुआ है। ठीक है। कहानी और भी आगे बनती जाएगी। इसके बाद में हम नंबर 4 बात करते हैं क्वांटम सिद्धांत। नंबर 4 क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत यानी प्लांक के अनुसार क्या है कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में संचित होता है। यानी कि झुंड के रूप में संचित होता है। प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल होते हैं जो हम ऊर्जा के बंडल या पैकेट्स बोलते हैं। इन्हें आगे जाकर हम क्या बोलते हैं? फोटोन या क्वांटम बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी अवधारणाएं हमारे सामने आई। ठीक है। तो ये क्वांटम सिद्धांत है, लगभग ये 1900 के आसपास प्लांक ने दिया था। ठीक है। अब 1900 के पश्चात अब हमारे सामने हम थोड़े से ज्यादा विकसित हो गए, यानी कि साइंस का थोड़ा ज्यादा आविष्कार हुआ। ठीक है। तो ज्यादा समझदार हुए, वैज्ञानिकों के पास में ज्यादा नई तकनीकी आ गई। ठीक है। तो इस कारण वो किसको माने? किसको माने? ठीक है। तो ये समस्या उत्पन्न हो गई। फिर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि प्रकाश की जो कुछ घटनाएं हैं वो तरंग सिद्धांत के आधार पर बताई जा सकते हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको हम प्रकाश के अन्य घटना के आधार पर समझा सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, ये तरंग सिद्धांत परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, व्यतिकरण, ठीक है, इत्यादि घटनाओं के बारे में तो ये जानकारी हमें दे देता है कि इत्यादि घटनाओं की यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो हम तरंग सिद्धांत के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। बट प्रकाश की जो कुछ घटनाएं हैं, प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव इत्यादि की व्याख्या हम तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते।
इनकी व्याख्या हम प्रकाश को यदि कण के रूप में माने, यदि प्रकाश की कण प्रकृति माने, तब ही इनकी व्याख्या संभव है। ठीक है, तब मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न साइंस ने क्या मान लिया कि जो प्रकाश की प्रकृति है, प्रकाश की जो नेचर है, प्रकाश की प्रकृति है, वो क्या है, द्वैत है, ड्यूल नेचर है, द्वैत प्रकृति है। द्वैत का मतलब है प्रकाश कण के रूप में भी गमन करता है और तरंग के रूप में भी गमन करता है। ठीक है, तो अपना जो मॉडर्न सिद्धांत है, यानी आजकल जो प्रचलित है, वो क्या है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति है। प्रकाश को हम कण के रूप में भी मानते हैं और प्रकाश को तरंग के रूप में भी हम मानते हैं। तो कहने का मतलब यह है, इस चैप्टर में शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते थे, चर्चा करनी पड़ती हमें नेचर ऑफ लाइट के बारे में, जिनके बारे में हमें इन वैज्ञानिकों के बारे में शॉर्टकट में इतना सा पढ़ना पड़ता है। बट इस चैप्टर में हमें जो ज्यादातर जो मतलब रहेगा वो रहेगा हाइगेन के तरंग सिद्धांत पर, यानी कि ये जो अपना जो चैप्टर है हाइगेन के तरंग सिद्धांत के इर्द गिर्द ही ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो फिर हम इसके आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट के बारे में, यानी तरंगाकर के बारे में पढ़ेंगे, तरंगाकर के कुछ प्रकार होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना, यानी कि इन दोनों इन परावर्तन और अपवर्तन के जो नियम होते हैं उनको हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर, इत्यादि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यंग के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यंग ने एक द्वितीय प्रयोग के आधार पर एक व्यतिकरण को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी व्यतिकरण के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत के बारे में, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, और व्यतिकरण यानी व्यतिकरण के पश्चात हम पढ़ने वाले हैं विवर्तन के बारे में। ठीक है, और विवर्तन यानी फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन जब पढ़ेंगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। ठीक है, प्रकाश का पोलराइजेशन किस प्रकार से होता है और उसको प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम शॉर्टकट में पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब है अपना जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम कणिका सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं पढ़ने वाले, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, क्वांटम सिद्धांत इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव इत्यादि के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। हम ओनली पढ़ने वाले हैं कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या है और उससे संबंधित कुछ घटनाएं, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको याद हो जाने चाहिए अभी। तो जो ये प्रकाश का जो उत्सर्जन प्रभाव है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव है, इसका हम भरपूर मात्रा में अध्ययन करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर में। इससे आगे वाले चैप्टर में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव का हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, देखिए आप यहाँ पर, ये कोई धातु है, धातु का टुकड़ा है, और इस धातु के टुकड़े पर यदि प्रकाश को हम आपतित करवाते हैं, प्रकाश को आपतित करवाते हैं, ठीक है, तो प्रकाश को आपतित करवाने से इस धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है बहुत सारे छोटे छोटे कणों के रूप में होता है जो हल्के होते हैं। ठीक है, फिर हाइगेन का तरंग सिद्धांत, हाइगेन ने बताया कि प्रकाश वो तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, फिर इस सिद्धांत को ज्यादा इज्जत नहीं दी गई क्योंकि न्यूटन का उस जमाने में क्या था, ज्यादा दबदबा था। फिर 1801 में यंग ने क्या किया कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या कर डाली। तब लोगों की समझ में आया कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत का वो सही है। ठीक है, बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। फिर 1873 में मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए। प्रकाश उत्सर्जन की जगह विद्युत लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सके। ठीक है, इसलिए ये सिद्धांत गलत हो गया। लोगों को दिमाग में आया कि अब ये सिद्धांत सही है। फिर 1900 में प्लांक ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रकाश है वो एक ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में उत्सर्जित होती है जिन्हें फोटोन और क्वांटा कहते हैं। और इन्होंने एक सूत्र दिया E=hν। ठीक है, इसकी भी डिटेल से हम स्टडी करने वाले हैं बट नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, फिर 1900 के बाद में साइंस
ने क्या मान लिया कि प्रकाश की भाई द्वैत प्रकृति है, प्रकाश कण के रूप में भी और तरंग के रूप में, यानी कि दोनों के रूप में ही चलता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं तरंगागर के बारे में। ठीक है, तो आप देखते रहिए कंटिन्यू इस वीडियो को। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है तरंगागर, वेव फ्रंट कि तरंगागर क्या है। वैसे आपने 11th क्लास में तरंगागर के बारे में कुछ पढ़ रखा है, तरंग वाले चैप्टर में तरंगागर के बारे में कुछ बताया हुआ है। ठीक है, फिर भी हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि तालाब है, तालाब में आपने यहाँ पर पत्थर फेंका, यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ है कि विक्षोभ उत्पन्न हो गया, और यहां से अब इसके बाहर, इस विक्षोभ के बाहर चारों ओर इस प्रकार से वर्ताकार इस प्रकार से घेरे बन जाते हैं, वर्ताकार इस प्रकार से घेरे बन जाते हैं। ठीक है, तो उन घेरों को यदि हम देखें, इस विक्षोभ से समान दूरी पर यदि हम देखें, इधर इतनी दूरी पर, इधर यानी कि इससे बराबर दूरी पर सभी दिशाओं में यदि हम देखें ये, तो वहां पर जो एक तरंग से उत्पन्न हो रही है, उस तरंग का आयाम है वह सभी बिंदुओं पर क्या होगा, एक जैसा होगा। कहने का मतलब है आपने तालाब में पत्थर फेंका, ठीक है, तो पत्थर फेंकने से वहां से विक्षोभ उत्पन्न हुआ और वहां से एक तरंग उत्पन्न होगी। ठीक है, जो सभी संभव दिशाओं में फैलेगी। ठीक है, तो जहां पे आपने पत्थर फेंका उससे समान दूरी की यदि हम चारों ओर से समान दूरी की कोई कल्पना करें, तो उस समान दूरी पर जो माध्यम के जो सभी कण होंगे वो समान कला में होंगे। माध्यम वहां पर क्या रहेगा, तालाब का पानी रहेगा। इसी प्रकार से ही हम यदि प्रकाश के बारे में तरंगागर को समझना चाहें, ठीक है, यानी कि जो ये गोल गोल है वो क्या है, तरंगागर है, इसे समान दूरी पर जो बना हुआ है। वैसे ये मान लें कि हमारे पास में कोई प्रकाश स्रोत है ये, ठीक है, इस प्रकाश स्रोत से यदि हम समान दूरी पर चारों ओर एक प्रकार से कोई एक गोला बनाए, ठीक है, गोला का मतलब गोल इधर भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, नहीं चारों तरफ है। ठीक है, तो देखें तो इसे समान दूरी r पर यदि हम देखें, तो यहाँ पर जो माध्यम के कण होंगे वो क्या करेंगे, समान कला में कंपन करेंगे। यदि माध्यम के कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो ये जो एक काल्पनिक पृष्ठ बनता है, ये काल्पनिक पृष्ठ ही क्या कहलाएगा, तरंगागर कहलाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर माध्यम के सभी कण, जिस पर माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करें तो वह पृष्ठ ही तरंगागर कहलाता है। तो वह पृष्ठ ही क्या कहलाता है, तरंगागर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आपने यांत्रिक तरंगों के बारे में देख लिया और ये आपने प्रकाश के बारे में देखा है, तो इसके बारे में हमें और जानकारी प्राप्त करनी है। दूसरी बात यह है कि जो प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग वह तरंग संचरण के लंबवत दिशा में गति करती है, यानी कि लंबवत डायरेक्शन में क्या करेगी, गति करेगी। कौन, प्रकाश तरंग। ठीक है, जैसे कि आपने कोई तरंगागर इस प्रकार से माना, ठीक है, ये आपने ए भी एक तरंगागर मान लिया, ए भी आपने एक तरंगागर मान लिया। ठीक है, तो ये तो आपका एक काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर माध्यम के सभी कण क्या है, समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो अब यहां से इसके पश्चात जो प्रकाश तरंग है वो किस डायरेक्शन में गति करेगी, तो इस तरंगागर के लंबवत डायरेक्शन में प्रकाश तरंग वो गति करेगी। ये बात आपको नोट करनी है। दूसरी बात यह है कि तरंग की ऊर्जा है वो तरंगागर के लंबवत दिशा में होती है। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं जो तरंग की ऊर्जा होती है, तरंग की ऊर्जा वह तरंगागर के लंबवत दिशा में होती है, लंबवत दिशा में होती है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे पत्थर फेंका, तो यहाँ पर अब ऊर्जा यहाँ तक पहुंचेगी, तो ऐसे जाएगी, सीधी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम जितने भी तरंगागर खींचे बीच में, उन प्रत्येक तरंगागर के लंबवत क्या होगी, ऊर्जा का संचरण होगा। ठीक है, इसके पश्चात यदि हम प्रकाश के अनुसार यदि तरंगागर को माने, तो हम तरंगागर को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी जानकारी हम लेंगे।
ठीक है, तो तरंगागर के प्रकार, तरंगागर के प्रकार, ठीक है। नंबर 1 आपका है गोलीय तरंगागर, गोलीय तरंगागर, ठीक है। तो गोलीय तरंगागर क्या है, इसके लिए आप देखें, इसके लिए आपको जो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत वह बिंदुवत होना चाहिए, बिंदु के समान होना चाहिए। प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, बिंदु के समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ये मान लिया कि ये कोई एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। इस प्रकाश स्रोत से समान दूरी r पर यदि आपने कोई एक गोला खींचा, इस प्रकाश स्रोत से समान दूरी r पर आपने एक गोला खींचा, यहाँ पर आपको यहाँ पे ये 2D डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त और गोले में अंतर होता है, ठीक है। गोले का मतलब गेंद की तरह, ठीक है। इधर भी ऐसे भी चारों ओर इसके एक कोई गोला खींचा, तो ये जो गोला है, ये जो काल्पनिक आपने जो पृष्ठ माना है, ये पृष्ठ कैसा होगा, गोलाकार होगा। तब इस तरंगागर को हम क्या बोल देंगे, गोलीय तरंगागर बोल देंगे। कहने का मतलब एक ही है कि गोलीय तरंगागर प्राप्त करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, बिंदु के समान प्रकाश स्रोत होना चाहिए, या फिर आपके पास में कोई गोलीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में आपको गोलीय तरंगागर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर एक कोई बिंदु के समान प्रकाश स्रोत लिया और इससे बराबर दूरी पर आपने एक गोला खींच दिया, माध्यम में एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, और वह काल्पनिक पृष्ठ को ही हम क्या बोल रहे हैं, गोलीय तरंगागर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप तीर के चिन्ह इस प्रकार से इंगित कर दें। इसका मतलब ये है कि इस प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश है वो इस तरफ बाहर की तरफ जा रहा है, और ये जो गोला है वो गोला ही क्या है, गोलीय तरंगागर है। सिंपल है, तो ज्यादा इसमें कोई खास बात नहीं है। फिर हम नंबर 2 बात करते हैं बेलनाकार तरंगागर, बेलनाकार तरंगागर, ठीक है। बेलनाकार तरंगागर के लिए आपके पास में जो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत वो क्या होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए, यानी कि ट्यूबलाइट की तरह प्रकाश स्रोत होना चाहिए, ठीक है। कैसे हम देखते हैं कि जैसे कि आपके पास में ये कोई एक रेखीय प्रकाश स्रोत है, ये भी आपके पास में क्या है, प्रकाश स्रोत है, रेखीय है। अब इससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश है वह इस प्रकार से सभी संभव दिशाओं में जाएगा। ये इसका आखिरी सिरा ले रहा हूं, और इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम आखिरी सिरे की बात करें तो प्रकाश इस प्रकार से फैलेगा, ठीक है। अब जो आपने एक बेलन के रूप में जो आपने काल्पनिक पृष्ठ मान रखा है, वह काल्पनिक पृष्ठ क्या होगा, एक बेलन के रूप में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के तरंगागर को हम क्या बोल देंगे, बेलनाकार तरंगागर। यानी कि ये तो क्या है, आपका प्रकाश स्रोत है, ये तो क्या है, आपका प्रकाश स्रोत है, ठीक है। इसके इधर बराबर दूरी में, इधर भी, उधर भी, भीतर भी, इधर भी, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से इस तार के या इस ट्यूबलाइट के चारों ओर आपने जो काल्पनिक पृष्ठ मान रखा है, तो उसकी आकृति क्या होगी, इस मार्कर की तरह होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेलनाकार तरंगागर बोलेंगे, ठीक है। सिंपल है। तो हम यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे कि क्या बेलनाकार तरंगागर को प्राप्त करने के लिए आपके पास प्रकाश स्रोत किस प्रकार का होना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए कि रेखीय प्रकाश स्रोत होगा। तो रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण हम बेलनाकार तरंगागर प्राप्त कर सकते हैं ट्यूबलाइट के जरिए। फिर नंबर 3 है समतल तरंगागर, समतल तरंगागर, ठीक है। तो समतल तरंगागर के लिए हमारे पास में जो प्रकाश स्रोत है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रकाश स्रोत अनंत पर होना चाहिए। प्रकाश स्रोत क्या है, वो अनंत पर होना चाहिए। यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर है तो इससे आने वाले जो प्रकाश तरंगे हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, समांतर होंगी। और इन प्रकाश तरंगों में कोई भी यदि आपने कोई भी एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पे खींचा, तो इस काल्पनिक पृष्ठ पर माध्यम के जो सभी कण वो क्या होंगे, समान कला में होंगे। तब ये जो काल्पनिक पृष्ठ है वो क्या होगा, एक समतल होगा। क्या होगा, एक समतल होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समतल तरंगागर बोल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके तरंगागर हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, गोले तरंगागर, बेलनाकार तरंगागर और समतल तरंगागर। और इन तीनों में एक एक खास बात होती है, इसमें बिंदु के समान होना चाहिए या गोले के रूप में होना चाहिए प्रकाश स्रोत, इसमें रेखीय होना चाहिए, और इसमें आपका प्रकाश स्रोत है वो अनंत पर होना चाहिए। अब अनंत पर कोई भी मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में प्रकाश स्रोत बिंदु के रूप में है, ठीक है, और हम इससे बहुत ज्यादा दूरी पर यदि हम कोई बात करें तो इससे जो निकलने वाले जो गोलाकार जो तरंगे हैं, इसका जो चाप होगा वो चाप क्या होगा, लगभग क्या होगा, समतल होगा। इसको हम समतल मान सकते हैं, ठीक है। तो ये चाप ही तो क्या हमारा तरंगागर है। तो इस प्रकार से तरंगागर में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है
कि क्या है। तो ये तो काल्पनिक पृष्ठ होता है, तरंगाग्र क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, काल्पनिक होता है, इतने इतने प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहीं से अपना जो चैप्टर है वो आगे थोड़ा सा विस्तारित रूप लेगा अपना चैप्टर। इसके बाद में हम एक द्वितीय तरंगाग्र की बात और करेंगे। ये तो तरंगाग्र है और इसके पश्चात हम एक द्वितीय तरंगाग्र की बात और करने वाले हैं। तो द्वितीय तरंगाग्र क्या है उसको आप जल्दी से देख लें, बस 2-3 बातें उसमें ध्यान में रखनी है आपको। द्वितीय तरंगाग्र जैसे ये आपके पास में प्रकाश स्रोत है, ठीक है, यहां पर आपने कोई भी एक इतना सा छोटा सा कोई पृष्ठ लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एपी एक काल्पनिक पृष्ठ है। एपी क्या आपका एक काल्पनिक पृष्ठ है, तो ये तो क्या कहलाएगा, प्रथम तरंगाग्र कहलाएगा। इस प्रकाश स्रोत से जो भी आपने एक चाप काटा, पहला चाप काटा जहां पर जो काल्पनिक पृष्ठ माना, वो तो क्या कहलाएगा, प्रथम तरंगाग्र कहलाएगा। अब आपने क्या किया, इस एबी लाइन को केंद्र मान के यहाँ पर आपने बहुत सारे ऐसे गोले खींच दिए। इस प्रकार से आपने बहुत सारे गोले खींच दिए और इन गोलों को एक जो एक स्पर्श रेखा आपने इस प्रकार से खींची, ठीक है, उसको मैं नाम दे रहा हूं ए डैश और बी डैश। अब जो आपका ए डैश बी डैश है, ये ए डैश बी डैश क्या कहलाएगा, द्वितीय तरंगाग्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वितीय तरंगाग्र। कहने का मतलब यही है कि प्राथमिक तरंगाग्र के पश्चात यदि हमको एक दूसरा तरंगाग्र जो खींचते हैं, ठीक है, एक दूसरा तरंगाग्र और बनाते हैं, उस तरंगाग्र का ही क्या नाम है, द्वितीय तरंगाग्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्वितीय तरंगाग्र है आपका इस डायरेक्शन में भी बन सकता है, लेकिन इसको हम फर्स्ट डायरेक्शन में हम नहीं मानते हैं। ठीक है, इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो तरंगाग्र बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंगाग्र बोलते हैं। यानी कि प्रकाश आपका है इस डायरेक्शन में फैल रहा है, यानी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो गई, इस एबी लाइन से या आगे वाली लाइन होगी, तो आगे वाले डायरेक्शन में जो भी हम दूसरा तरंगाग्र बांधते हैं वह तरंगाग्र ही आपका क्या कहलाएगा, द्वितीय तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, और हाइगेन ने एक और यहाँ पर एक बात बताई कि जो प्रथम तरंगाग्र का जो प्रत्येक कण है वह भी एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रथम तरंगाग्र आपने जो खींचा, यहाँ पर माध्यम के जो कण है बहुत सारे, ये जो कण है वह भी एक प्रकाश स्रोत की भांति क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये द्वितीय तरंगाग्र हो गया। तो यहाँ पर कोई ज्यादा कोई बड़ी लंबी बातें नहीं है, बस सिंपल बातें हैं, तरंगाग्र पता होना चाहिए। इस चैप्टर में जब से हमने शुरू किया है तब तक अब तक आपको 3-4 बातें मेन वो ध्यान में होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पहले न्यूटन आए, न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत दिया, फिर हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया, फिर मैक्सवेल आए तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया, फिर क्वांटम सिद्धांत आया, और उसके बाद में जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न साइंस क्या कर रही है कि प्रकाश, तरंग और कण दोनों के रूप में है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रह जाएंगी, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो बातें होंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको तरंगाग्र के बारे में देखना है। तरंगाग्र एक काल्पनिक पृष्ठ है, यानी कि कोई भी माध्यम है, जैसे हवा है, यहाँ पर माध्यम में हमने कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींचा, उस पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, माध्यम के सभी कण समान कला में होना चाहिए, उसके लिए एक शर्त होती है। फिर तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और उसके पश्चात द्वितीय तरंगाग्र, यानी कि एक तरंगाग्र खींचा, उसके पश्चात यदि हमको दूसरा तरंगाग्र खींच रहे हैं तो उसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल देंगे, द्वितीय तरंगाग्र। ठीक है, तो अब जब भी हम इस चैप्टर में आगे जो भी हम चीजें पढ़ेंगे तो वहां पर प्रकाश किरण की जगह एक हम नाम लेंगे तरंगाग्र। ठीक है, पीछे वाले चैप्टर में यानी कि रे ऑप्टिक्स में आपने देखा था कि एक आपतित प्रकाश किरण है, तो अब आपतित प्रकाश किरण की जगह इस चैप्टर में आपको क्या लेना है, आपतित तरंगाग्र शब्द का इस्तेमाल करना है। बस इतनी से आपको चेंजमेंट करना है इस चैप्टर में। बाकी ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो लगातार यूं ही बने रहिए हमारे साथ और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।